बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज आपका तीसरा लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आप में से शायद कई स्टूडेंट को पता ना हो कि ये क्लास चेंज हो गई है। ये ट्यूसडे की बजाय आज यानी कि वेंसडे 9:50 10:40 पे होगी। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें। बाकी ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं शेयर भी कर दूँगा बाद में। तो लेक्चर के हवाले से पिछले लेक्चर में मैंने आपको डीएनए का जो है स्ट्रक्चर वो समझाया। आपको बताया कि डीएनए का या ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है। डिफरेंस इनमें यही है कि जैसे कोई 1 डायमेंशनल इमेज हो, कोई 2 डायमेंशनल हो और फिर 3 डायमेंशनल। अब चूँकि ये डीएनए जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल एनवायरनमेंट में इसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हम एग्जैक्ट तो नहीं हमें पता चल सकता, लेकिन वो हम उसको अज्यूम करते हैं और उसी को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो इसकी बेसिक है वो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताया था, तो वो इसकी बेसिक कह लें इसकी हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैंने बताया आपको। फिर जो एक स्ट्रैंड है, जैसे डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, तो इसका 2 स्ट्रैंड हैं, एक दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक की डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम है तो दूसरे की 3 प्राइम 5 प्राइम है एक दूसरे के लिहाज से। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने एक नज़र भी आ रहा है आपको। हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन को ड्रा हुआ है और दूसरा जो है उसकी अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो कन्वेंशन है सीक्वेंस लिखने की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अगर आप फर्ज करें ये आपके सामने एक स्ट्रैंड है, आपको पेपर में एग्जाम्पल सवाल भी आ सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड एनोटेट या लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और फिर हाउ विल यू राइट द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। तो इसमें सीक्वेंस बेशक आप कोई भी फर्जी हो सकता है, लेकिन ये जो इसके अल्फ़ाबेट हैं डीएनए के सीक्वेंस के वो नहीं आप चेंज कर सकते, वो यही रहेंगे जी, टी, ए और सी। यानी कि ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपको उसको रटा लगा लें, याद कर लें जैसे भी है। तो ये अब एडेनिन कौन से हैं, सॉरी प्यूरिन कौन सी हैं और पायरिमाइडिन कौन सी हैं, अगेन ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ कि एडेनिन गुआनिन ये प्यूरिन होती हैं, पायरिमाइडिन जो हैं वो साइटोसिन थायमिन या फिर यूरासिल। तो यूरासिल किधर होता है, थायमिन किधर होता है, ये मैं अगेन एक्सप्लेन करके आया हूँ। डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो मैं बात कर रहा था अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट आप जैसे मैंने बताया ये 4 ही हैं, ए, जी, सी, टी। अब इनकी सीक्वेंस में वेरिएशन हो सकती है। जैसे अब ये जो सामने आपके सीक्वेंस नज़र आ रहा है इसको क्या हम पढ़ेंगे, अगर 5 प्राइम 3 प्राइम वाला स्टैंड देखें तो जी गुआनिन थायमिन, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, फिर गुआनिन टी, टी इन थायमिन थायमिन, ठीक है। और ये स्टैंड क्योंकि ऐसे चल रहा है तो ये थायमिन के बाद आप सी वाला पढ़ेंगे, साइटोसिन फिर थायमिन और फिर गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन। तो ये अगर आपसे मैं ऐसे पूछ लूँ कि ये आपके सामने एक इमेज है या आपको कहूँ कि आप ड्रा करें इसे स्ट्रक्चर को और उसका 5 प्राइम 3 प्राइम स्टैंड का सीक्वेंस लिखें, तो आपने ये स्टैंड फॉलो करना है 5 प्राइम 3 प्राइम। और स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ें हैं वो शुगर फास्फेट बैकबोन है, ठीक है। शुगर राइबोज हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। राइबोज किधर होती है, डीऑक्सी राइबोज किधर होती है, ये बता के आया हूँ मैं। फास्फेट और शुगर मिलके इसकी बैकबोन बनाते हैं। बाकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं
जिसकी बेस पे हम न्यूक्लियोटाइड को नाम देते हैं वो इनर साइड पे होती हैं, और एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस के साथ आपस में इनका एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड होता है। ये नहीं कि इधर आप जी लिखें और दूसरी तरफ से आप टी लिख दें। तो ये समझने वाली चीज़ है कि अगर आपने इधर जी लिखा हुआ है तो आप उधर टी नहीं लिख सकते, क्योंकि जी विल ऑलवेज पेयर विद सी। इधर अगर आपने टी लिख दिया है तो उधर आपने फिर ए ही लिखना है। अगर इधर ए लिखा है तो उधर टी ही लिखना है। इधर अगेन इधर ये जी है तो उधर सी होगा, एंड वाइस वर्सा। जो तो कहने का मतलब सीक्वेंस एक स्ट्रैंड का आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अपोजिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। कभी भी डीएनए का सीक्वेंस जब लिखा जाता है तो दोनों स्ट्रैंड का नहीं लिखा जाता, एक ही का लिखा जाता है। मोस्टली इसको कह देते हैं पॉजिटिव सेंस, यानी कि 5 प्राइम 3 प्राइम जो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब जी और सी के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो अब आज का लेक्चर जो थोड़ा सा, जो मैं पिछले लेक्चर में एक चीज़ छोड़ गया था या कह ले रह गई थी, वो थी कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, और इनके जो दोनों स्ट्रैंड हैं आपस में इनकी जो बेसिस हैं तो उनको हम कहते हैं कि दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, कंप्लीमेंट्री का मतलब यही है कि अगर इधर टी है उधर ए होगा, इधर सी है उधर जी होगा, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंटेरिटी। तो उसके मुकाबले में आरएनए जो है, आरएनए ज़्यादा डिटेल में आगे चल के भी हम पढ़ेंगे। तो आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं मेनली। आगे वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंसेस हैं, और भी इसकी काफ़ी कलें फार्म है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, और राइबोसोमल आरएनए होता है। बाकी इनकी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, जो कि डिपेंड करता है प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है या कैसे। तो एनीवे बेसिक 3 जो टाइप्स होती हैं वो होते हैं मोस्टली आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। वो एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जनरल टर्म में हम कहते हैं आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। तो उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आप ऐसे ही समझ लें कि लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसमें डीएनए की तरह ऐसे पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन इन नेचर जो आरएनए है वो आपस में ऐसे समझे जैसे एक धागा है, उसको आपने ऐसे बिल्कुल मरोड़ के हाथ में पकड़ लिया है, तो उसका अब कुछ जो उसकी अपनी बेसिस हैं दे पेयर विद ईच अदर, उसको हम कह देते हैं लफ्ज सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी। तो ये बात 3-4 लाइनें एंड में लिखी हुई हैं कि ऑल्दो आरएनए ऑलमोस्ट एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड, it often contains sequences within the same strand that are self complementary। ठीक है, कैसे सेल्फ कंप्लीमेंट्री है ये आगे एक डायग्राम है, उधर मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन फिर विच कैन देयर फॉर बेस पेयर इफ ब्रॉट टुगेदर बाय सूटेबल फोल्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, वो इस तरह कह लें वो इकट्ठा हो गया है कि वो उसकी जो बेसिस है एक दूसरे के करीब आ गई हैं, तो सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी हो सकती है। जैसे ये स्टैंड है, फर्ज करें इधर ए था, ये किसी वजह से ये प्रेस हो जाए और इस टी के करीब आ जाए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, तो ए और टी आपस में सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी बॉन्डिंग हो सकती है। तो आरएनए में ये चीज़ पाई जाती है, और मोस्टली ट्रांसफर आरएनए में। दूसरे आरएनए में इतनी नहीं कॉमन, लेकिन ट्रांसफर आरएनए खास किस्म का आरएनए है। तो उसका है, ये आप याद रखें जरा कि ए नोटेबल एग्जांपल इज ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए व्हिच फोल्ड्स अप टू गिव ए क्लोवर लीव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जब वो सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी नहीं होगी, सारी बेसिस अलग-अलग होंगी एक लीनियर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कि दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब वो आपस में ही बेसिस हो जाएंगी, बाइंडिंग हो जाएगी उनकी, तो उसको हम कह देते हैं फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसकी क्लोवर लीफ एक प्लांट है, उसके पत्ते की तरह का उसकी शक्ल होती है। तो वो हम अगले ये पेज पे जाके अगर देखें इसको ज़रा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप रफली ड्रा करके भी देखें, प्रैक्टिस करें। ये अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो इसमें अगेन बेसिस
दैट डजंट मैटर। आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ट्रांसफर आरएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर में आपने टी नहीं लिखना, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, थाइमीन नहीं होता, यूरासिल होता है, तो उसकी जगह आप यू लिखेंगे और बाकी आप जो मर्जी सीक्वेंस लिख दें, लेकिन जो मेन इसके जो पार्ट्स हैं ना वो ज़रा फिलहाल उसको रटाई लगा लें। आगे चल के हमने एक प्रोसेस पढ़ना है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, आरएनए से आगे फिर फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो उधर ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसका काम ऐसे ही है जैसे एक मजदूर का होता है कि इमारत या दीवार बनाने के लिए वो ईंटें उठा उठा के लाता है। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अमाइनो एसिड जो हैं अकेले अकेले अमाइनो एसिड उनको उठा उठा के लाता है और मैसेंजर आरएनए तक, और उधर फिर जाके खास किस्म की प्रोटीन बनती है। तो एनीवेज इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आपने ज़रा इसको रटा लगाना है कि एक तो बेसिक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि न्यूक्लिक एसिड का एक एंड जो होता है वो 5 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम एंड जो है उधर फास्फेट कह लें, उसकी एंडिंग उधर फास्फेट का जो कह लें होगा एलिमेंट। तो उसके बाद फिर आगे उसकी कह लें सीक्वेंस है स्पेसिफिक गुआनिन साइटोसिन, ये आप कुछ भी लिख दें इधर, पर टी नहीं लिखना। तो ये जो इसके फिर आगे है ना, ये जो फोल्ड हैं ये ज़रा इसको भी अगेन रटा लगाएं। ये जो ये साइड है 3 प्राइम एंड, उसको कहते हैं ये इट एक्सेप्ट फिनाइल एलानिन। एलानिन क्या होता है? फिनाइल एलानिन ये एक खास किस्म का अमाइनो एसिड होता है। तो फिनाइल एलानिन से इधर आके अटैच होगी 3 प्राइम एंड पे, तो फिर जो उसकी अटैचमेंट साइट को इंडिकेट करता है कि 3 प्राइम एंड पे वो उसकी बॉन्डिंग होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बट एनीवेज ये जो इसका स्टेम है इसको कहते हैं एक्सेप्टर स्टेम, यानी अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला स्टेम। फिर इधर करके थोड़ा सा स्टेम है, फिर ये लूप है, तो उसको नाम दिया है खास टी लूप, ये टी स्टेम टी लूप। फिर ये छोटा सा एक लूप, उसको वेरिएबल लूप कह रहा है। फिर ये जो नीचे एक लूप है, ये मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस होता है, ट्रिपलेट कोड होता है, जिसका हम कहते हैं जेनेटिक कोड है। तो वो जो जेनेटिक कोड है इसके आगे हमने पढ़ना है आगे चल के। तो उसके अपोजिट जो ट्रांसफर आरएनए पे होता है उसको कहते हैं एंटी कोड। तो वो एंटी कोड को बेयर करने वाला जो लूप है उसको एंटी कोडॉन लूप। तो एंटी कोडॉन लूप, उसके ऊपर वाला एंटी कोडॉन स्टेम। फिर ये लेफ्ट पे आ जाए तो डी लूप और डी स्टेम। तो ये नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे ज़रा रटा सा लगा लें ताकि आपको पता हो कि ट्रांसफर आने का रफली स्ट्रक्चर क्या होता है। कि ये क्लोवर लीफ मॉडल होता है, इसका 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के दरमियान जो इसका, अगर इसके दरमियान ये बॉन्डिंग हम रिमूव कर दें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये ट्रांसफर आरएनए में सेल्फ कंप्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग होती है, तो उसकी वजह से ये इसका स्ट्रक्चर बना है। अगर ये बेसिस के दरमियान ये बॉन्ड ना होते तो इसका इस तरह स्ट्रक्चर नहीं बनना था, इसने बिल्कुल लीनियर होना था। तो मकसद आपको समझाना था कि आरएनए के अंदर, ट्रांसफर आरएनए के अंदर सेल्फ कंप्लीमेंटैरिटी होती है। तो उसको आप ये देखेंगे, जैसे मैंने कहा पहले, जी ऑलवेज पेयर विद सी या सी ऑलवेज पेयर विद जी। इसी तरह फिर ए ऑलवेज पेयर विद ट्रांसफर टी इन डीएनए, इन राइबोसोमल आरएनए इट पेयर विद यूरासिल। तो इस तरह ये जो आपको एक तो समझ आई कि कैसे आरएनए फोल्ड अप हो सकता है, उसमें कैसे इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है इसमें। तो वो इसकी ये फोल्डिंग होती है लीनियर स्ट्रक्चर की, और उनकी पेयर आपस में बनते हैं तो उसकी खास शेप बन जाती है। तो ये ट्रांसफर आरएनए का आपको ज़रा पता होना चाहिए। ये बॉन्ड सिंगल नहीं होते, ये जस्ट ड्रा करने के लिए उसने ऐसे किया है। बॉन्डिंग वही है जो पहले डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने बताई है। जीसी के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा और ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगी। बट एनीवेज ये एक आपको ज़रा बेसिक चीज़ बताई। अब नेक्स्ट जो इससे अब मेन जो टॉपिक था आज का वो है सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। या इसको आप कहीं एप्लीकेबल हुआ तो ट्रांसफर आरएनए की सेपरेशन भी हो सकती है, अब लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। जनरली हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है
तो उसकी जो दो स्ट्रैंड हैं आपस में उनकी बॉन्डिंग है, तो ये जो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रांसफर आरएनए में एम क्यों यूज हुआ है, तो ये ट्रांसफर जो भी डीएनए है, ये सिंपल इसमें यही नहीं होता कि ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, इसके साथ बहुत सारी प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। इन रियल जो है इसका इन विवो यानी कि वो इसके साथ बहुत सारी प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। तो प्रोटीन के कह लें आगे अमाइनो एसिड्स हैं, तो कोई मिथाइल है उसका कोई ग्रुप होगा, तो इसको आप कह सकते हैं इसके साथ जो और केमिकल जो अटैच होते हैं, तो वो एक मिथाइल है, तो और भी होंगे। तो मैं अगेन उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, इतनी डिटेल में ना आप हजम कर सकते हैं इसको, ना हम इस लेवल पे पढ़ा सकते हैं इसको। तो बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो कहने का मकसद ये कि डीएनए या आरएनए जो है वो सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स ही नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बहुत सारे इसके साथ केमिकल, मिथाइल, इथाइल, जो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके साथ बहुत सारी बॉन्डेज और स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ें तो आप उसमें आप खुद देखेंगे कि उनकी ब्रांचिंग होती है। तो इसी तरह डीएनए के साथ भी बहुत सारे बॉन्ड्स अलग लगे होते हैं। हम बेसिकली डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये जो चीज़ें इनको कहते हैं एपीजेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स में तो डीएनए आरएनए ही है, लेकिन एपीजेनेटिक्स मीन इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होती हैं वो फिर आ जाती हैं। तो एनीवेज बात हो रही है कि टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये अगर आप क्वेश्चन में जवाब देने लगे ना, ये आपका टाइम खत्म हो जाना है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। मैंने जो टॉपिक पढ़ाना है आप मुझे वो पढ़ाने दें, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने लग गया ना मैं, तो फिर ये टॉपिक ऐसे ही रह जाएगा। तो बात हो रही है डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है। अब ये इसकी मेल्टिंग या इसकी सेपरेशन कैसे होती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए को हम डीनेचरेशन कहते हैं। जो आपस में बेसिस पेयर अप हैं वो एट हार्श टेम्परेचर पर जाकर वो आपस में इनके बॉन्ड जो ब्रेक भी हो सकते हैं, और अगर दोबारा टेम्परेचर वही आ जाए जो जो कल एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वो दोबारा जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो दोबारा बन भी सकते हैं। तो इसमें ये जो डीएनए का जो मेल्टिंग है और या डीनेचरेशन और रीनेचरेशन है, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें ये फिनोमिना यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा ये कह लें जो पीसीआर टेक्निक है वो इसी पे बेस करती है कि किस टेम्परेचर पे डीएनए मेल्ट होता है फिर दोबारा यूनाइट होता है। तो अगेन पीसीआर जब हम पढ़ेंगे उधर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। फिलहाल सिर्फ है कि टॉपिक डीएनए की मेल्टिंग या सेपरेशन कैसे होती है। So two anti-parallel strands of DNA are held together only by the weak forces of the hydrogen bonds between complementary bases। तो ये हमने पढ़ा कि वीक बॉन्ड है उनके दरमियान, और वो वीक बॉन्ड जो है दे वो उसके अलावा इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग या इंटरेक्शंस भी हैं, जो कि अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस जो कि दरमियान में कह लें हैं, वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्ड, ऐसे जैसे बोरियां गंदम की रखी हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो जो स्टैक्ड बेसिस हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और weak hydrogen bonds between complementary bases, these are the interactions between different types of strands। ये जो आप में से स्टूडेंट है ना, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ और आप लोग जो हैं वो शोर भी आ रहा है, तो जिसका खुद ही म्यूट नहीं है तो खुद कर ले। अगर मैंने डिटेक्ट कर लिया ना किसी का भी फोन है बार बार, मैंने उसको ना absent कर देना मार्क। तो कहाँ पर टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं आप लोग।
इसमें है कि ये तो है कि भी स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इनके आपस में जो इंटरेक्शन हैं। फिर है कि लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए फ्यू बेस पेयर्स and so at any instant a few short stretches of DNA will be opened up to the single stranded conformation। तो यानी कि अगर थोड़े सी बेसिस हैं, पर करें 50 न्यूक्लियोटाइड आपस में या 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा जो डीएनए का है स्ट्रैंड वो आपस में अटैच्ड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो उसके लिए एनर्जी जो चाहिए वो रिलेटिवली कम चाहिए उसके मुकाबले में जब डीएनए फुल जीनोमिक डीएनए होगा तो उसमें जो रिलेटिव एनर्जी है उसको ब्रेक करने के लिए वो ज़्यादा चाहिए। तो यानी कि जितना डीएनए लेंथी होगा उतना ही उसकी जो ब्रेकेज की एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होगी। फिर है कि स्ट्रेचेज इमीडिएटली पेयर अप अगेन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही आप उसको टेम्परेचर से खास देंगे वो डीनेचर होंगे, तो जैसे फिर वापस उसको रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का है उसको देंगे तो वो दे विल पेयर अप अगेन। ठीक है, ओवरऑल जो है डीएनए मॉलिक्यूल जो है दे रिमेन डबल स्ट्रैंडेड। ये जो भोला साहब है ना, ये मैंने इनका नोट कर लिया, ये यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। आप लोगों को खुद को नहीं पता चलता कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे लेक्चर को। डीएनए सॉल्यूशन, इफ डीएनए सॉल्यूशन यानी कि अगर जिसमें डीएनए सेपरेट किया हुआ है उसको अगर आप हीट करें अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन अबव 90, देयर विल बी इनफ एनर्जी टू डीनेचर द डीएनए कंप्लीटली। डीनेचर मीन्स उसका सारा जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो कह लें डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे किस टेम्परेचर पर, 90 या अबव, काजिंग इट टू सेपरेट इनटू सिंगल स्ट्रैंड। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन एंड, और ये जो डीनेचरेशन का जो मैकेनिज्म है इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि लाइट पास होती है खास वेवलेंथ की, तो उसके ज़रिए ये जो मैकेनिज्म है इसको मॉनिटर किया जा सकता है। यानी खास किस्म की छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उसमें फर्क डीएनए हो और उसमें से खास वेवलेंथ की लाइट पास हो, तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी लाइट उस डीएनए के सॉल्यूशन से पास हो रही है। तो दूसरी तरफ डिटेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि कितनी लाइट अब्जॉर्ब हुई और कितनी लाइट आगे निकल गई। तो इस कहने का मकसद क्या है भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबव जो डीएनए कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और इसको मॉनिटर कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। The stacked bases of double-stranded DNA are less able to absorb light than the less constrained bases of single-stranded molecules। यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें जो बेसिस का कहने आपस में ऊपर नीचे तय लगी हुई है वो उनमें जो लाइट को ऑब्जर्व करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम है एज कंपेयर टू दी सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। वजह उसकी यही है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब होगा वो एक खास किस्म की पैटर्न में होगा, लेकिन जब वो डीएनए डीनेचर हो जाएगा तो बिल्कुल वो गड़मड़ सा हो जाएगा, तो वो उसमें लाइट पास करने की एबिलिटी कम होगी या दूसरे सॉरी एबिलिटी पास कम होगी, जजब ज़्यादा होगी। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अब्जॉर्ब मोर लाइट। एज अ रिजल्ट absorbance of DNA at 260 nanometer increases as the DNA becomes denatured. A phenomena is called hyperchromic effect। मतलब ये कि जब डीएनए मेल्ट होगा तो 260 नैनोमीटर पे उसकी जो अब्जॉर्बेंस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें पता चलती हैं। वो क्या है जी कि अब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर ऑफ ए डीएनए सॉल्यूशन विच विल इंडिकेट डीनेचरेशन अकर ऑलमोस्ट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर डीएनए, ये आगे एक ग्राफ बनाया गया है कि टेम्परेचर जो है नीचे प्लॉट करें एक्स एक्सिस पे और अब्जॉर्बेंस जो लाइट की अब्जॉर्बेंस है
तो वाई एक्सिस पे तो जो डीएनए का जो मेल्ट होने का प्रोसेस है वो फर्क 40 से लेके 60 बल्कि 70 तक जो है वो डीएनए मेल्ट इतना नहीं होता, और ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके डीएनए जो है वो मेल्ट होना शुरू होगा, और उसकी जो अब्जॉर्बेंस है वो पहले अब्जॉर्बेंस उसकी कम होगी, फिर अब्जॉर्बेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। वजह कि भी वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, वो जब मेल्टेड होता है डीएनए तो उसकी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है। तो सिंपल वर्ड में आप यही समझें कि भी जैसे जैसे डीएनए को आप हीट करेंगे तो उसकी अब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी और वो मेल्ट होता जाएगा। तो इसमें है जी कि अब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर ऑफ द डीएनए which indicate that little denaturation occurs below 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक जो है वो डीनेचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 70 से ऊपर होगा तो देयर विल बी स्टार्ट ऑफ डीनेचुरेशन। द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डीएनए इज मेल्टेड इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर या टीएम। यानी कि टीएम क्या है, ये वो टेम्परेचर है या ये वो मेल्टिंग टेम्परेचर है किसी भी डीएनए का जिस पर उसका 50% डीएनए जो है वो मेल्ट हो गया है। तो ये टीएम जो वैल्यू है ये यूज़ होती है जब आपने पीसीआर डिज़ाइन करना होता है किसी भी जीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके पीसीआर के लिए, तो टीएम कैलकुलेट किया जाता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए। उसकी जो टीएम होता है वो उसकी डीएनए की जो कंपोजिशन होती है, यानी कि ये आपका जो सीआर है ना, आपने मुझे बताना है ये लड़का भोला कौन है, ठीक है? जी सर ठीक है। ये इसका इलाज करेंगे हम। ओके फिर मैं चलता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये सीआर ने मुझे बताना कि ये लड़का कौन है। हाँ हाँ, क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है और सीक्वेंस खराब कर रहा है। तो इसमें एक जो टर्म मैंने बोली मेल्टिंग टेम्परेचर या टीएम, द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डीएनए इज मेल्टेड। और फिर है कि दिस टीएम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द डीएनए। नेचर में क्या आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि उसकी जो बेस कंपोजिशन है कि उसमें डीएनए एक कह लें जीन दूसरे जीन से उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस है या न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन उसकी बेस पे वो वेरी कर सकता है। किसी में जी और सी जो हैं ज़्यादा होंगी और किसी में कम होंगी। तो उसका मतलब क्या है जी और सी ज़्यादा या कम होने का, कि जिसमें जितने ज़्यादा जी और सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें डेफिनेटली वो ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए, तो उसका टीएम भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि उसमें किसी भी सीक्वेंस डीएनए के सीक्वेंस में जीसी कम है तो उसकी जो टीएम है वो भी रिलेटिवली दूसरे से कम होगा। तो ये चीज़ इधर एक्सप्लेन हुई कि डीएनए विच कंटेन हाईएस्ट proportion of cytosine and guanine, the TM can be actually used to estimate the percentage in a DNA sample। तो ये जिसमें जितना ज़्यादा जी और सी होगा उतना ज़्यादा उसका टीएम होगा, तो उससे हम पहले ये डिटरमिन कर सकते हैं। और रीज़न उसका वो मैंने जैसे पहले बता दिया कि वो जी और सी के दरमियान जो पेयर हैं या जो बॉन्ड्स हैं वो 3 होते हैं, दूसरे ए और टी में 2 होते हैं, तो एनर्जी में डिफरेंस इसीलिए होता है। Because of differential number of hydrogen bonds between A and T and G and C pairs, the sequences where the predominance of CG pairs will require greater energy to separate या denature the DNA।
So conditions required to separate a particular nucleotide sequence are also dependent on environmental conditions such as salt concentration. तो जहाँ डीएनए की जो मेल्टिंग है वो डिपेंड करती है उसकी न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन पे, तो साथ साथ उसका जो एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट में भी क्या, साल्ट, डिफरेंट साल्ट में नेचुरल कंडीशन में। तो जब हम पीसीआर करते हैं तो उसमें मैग्नीशियम साल्ट जो है वो हमें उसकी कंसंट्रेशन एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यानी कि साल्ट एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो भी उसकी जो मेल्टिंग को डिटरमिन करते हैं। अब इसके बाद आ जाती है, ये तो मेल्टिंग के बाद फिर आ जाएगी, इफ डीएनए मेल्टेड डीएनए इज कूल्ड इट इज पॉसिबल फॉर द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स टू रीएसोसिएट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। तो पीसीआर जो टेक्निक है उसमें हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर से अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो क्या होता है, सारा डीएनए मेल्ट हो जाता है। फिर जब डीएनए मेल्ट हो जाता है, स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाते हैं, तो उसका खास प्राइमर्स होते हैं जो कि डीएनए ही होता है बेसिकली, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो वो अपने खास सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाते हैं। क्योंकि अभी डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो फिर जब वो बाइंड हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है, तो उसके बाद उसको कूल करते हैं। वो मशीन जो होती है पीसीआर मशीन, उसका मकसद यही होता है। तो पहले हीट देती है, फिर उसको कूल करती है। जब कूल करेगी तो सारा जो डबल स्टैंडर्ड है वो आपस में दोबारा पेयर अप हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रीनेचुरेशन हो गई है। तो जब वो रीनेचर होगा तो उसमें फिर जिधर प्राइमर लगा होता है उधर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उसको उसकी डीएनए की सिंथेसिस शुरू कर देता है, यानी कि नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है। तो ये ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे डीएनए सिंथेसिस होती है, लेकिन फिलहाल सिंपल बताना था कि डीएनए कैसे डीनेचर हुआ और कैसे रीनेचर हुआ, दोबारा जुड़ा कैसे। तो ये डीनेचरेशन और रीनेचरेशन के जो आपने ज़रा कंसेप्ट थोड़ा सा आपने बनाना है। तो strands of RNA and DNA will associate with each other if their sequences are complementary. तो जैसे मैंने जो बताया कि प्राइमर्स होते हैं पीसीआर में, प्राइमर भी क्या होते हैं, छोटा सा एक सीक्वेंस ही होता है डीएनए का। तो वो एक अपने टारगेट के अगर उसका सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा, वो उसी के साथ जाके बाइंड करेगा। इसी वजह से हम खास जीन, पूरे जीनोम के अंदर एक खास जीन को जाके हम करते हैं, एक खास जीन को हम टारगेट कर लेते हैं पीसीआर में। उसकी वजह ये होती है कि हमने प्राइमर बड़े स्पेसिफिक डिज़ाइन किए होते हैं और वो कंप्लीमेंट्री होते हैं अपने टारगेट सीक्वेंस के। तो इसीलिए ये लिखा है कि इफ दिस सीक्वेंसेस आर कंप्लीमेंट्री टू गिव डबल स्टैंडर्ड या हाइब्रिड मॉलिक्यूल। तो फिर सिमिलरली स्ट्रैंड्स ऑफ radioactive labeled RNA या DNA when added to a denatured DNA preparation will act as probe for DNA molecules। तो ये प्रोब की टर्म बोली गई है। तो प्रोब या प्राइमर क्या है, बेसिकली ये खास किस्म के डीएनए सिंथेसाइज किए जाते हैं जिनका सीक्वेंस आपको पता होता है, और उस डीएनए के जो सीक्वेंस को आप लेबल करते हैं विद, या तो रेडियो एक्टिवली लेबल होते हैं या कोई और मुख्तलिफ किस्म की कह लें फ्लोरिसिन डाइज होती हैं, तो उसके साथ लेबल भी किया जा सकता है। तो मेन चीज़ सिर्फ ये है कि आपको बताना कि जब डीएनए मेल्टेड होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड कंफर्मेशन में होगा, और जो आपका जो कंप्लीमेंट्री प्रोब या प्राइमर होगा वो अपने टारगेट पे जाके इट कैन बाइंड बाय कंप्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, तो इसको ये जो बाइंडिंग है इसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो दिस hybridization of complementary strands of nucleic acid is very useful for isolating a specific fragment of DNA from a complex mixture। Means कि एक complex यानी फुल एक ह्यूमन का जीनोम है, डीएनए आइसोलेट किया हुआ है एक ट्यूब के अंदर, और आपसे देखना चाहते हैं कि इस के अंदर फलां जीन और फलां जीन में भी फलां कह लें सीक्वेंस है या नहीं है। तो अगर किसी और इंडिविजुअल में वो सीक्वेंस ऑलरेडी डिटरमिन हो चुका है तो उसकी बेस पे लोग बना देते हैं प्रोब या प्राइमर। और फिर पीसीआर वो टेक्निक जिसमें प्राइमर यूज़ होता है, और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें प्रोब यूज़ होते हैं। तो उस मिक्सचर में वो प्रोब या प्राइमर जब आप ऐड करेंगे और वो बाइंडिंग हो जाए, और वो बाइंडिंग को डिटेक्ट करने के मेथड और हैं, वो अगेन डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इधर मैं नहीं सारा एक्सप्लेन कर सकता। तो
मकसद सिंपल ये था कि कम्प्लीमेंटैरिटी क्या है, वो कम्प्लीमेंट बेसिस बाइंड कैसे करती हैं। तो इन कह लें जो फिनोमिना की बेस पे डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। तो उसका होपफुली जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा।